एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एस प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर के लिए कुछ महत्वपूर्ण पुर्जों की मशीनिंग का काम निजी कंपनियों को देने का टेंडर जारी किया है। ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने 156 नए प्रचंड हेलीकॉप्टर का एक बड़ा ऑर्डर दिया है, जिसे समय पर पूरा करने के लिए उत्पादन को बढ़ाना जरूरी है। निजी कंपनियां हेलीकॉप्टर के ढांचे यानी एयर फ्रेम के लिए जो जरूरी धातु के पुर्जे हैं वो बनाएंगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डिजाइन, गुणवत्ता की जांच और अंतिम असेंबली अपने पास रखेगा। इससे उत्पादन कई जगहों पर एक साथ हो सकेगा और हेलीकॉप्टर जल्दी बनेंगे। फ्रेम हो गया, रिब्स हो गई, ब्रैकेट्स हो गए और अन्य जो संरचनात्मक हिस्से हैं ये बेसिकली बनाए जाएंगे और इसमें कोशिश की जाएगी कि गुणवत्ता की किसी प्रकार की कमी ना हो। इससे एचएएल को बहुत सारा फायदा होगा। एचएएल अपने संसाधनों को अंतिम असेंबली, इंटीग्रेशन और फ्लाइंग टेस्टिंग पर केंद्रित कर सकेगा और जो प्रोग्राम है वो फास्ट ट्रैक भी होगा। भारतीय वायुसेना के कुछ वरिष्ठ योजनाकारों को चिंता है कि अगर भारत रूस के Su-57 स्टेल्थ फाइटर को खरीदता है तो आने वाले भविष्य में इससे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट विमान कार्यक्रम पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। Su-57 को खरीदने से भारत को जल्दी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की क्षमता तो मिल सकती है, लेकिन केवल 40 से 60 Su-57 विमानों के छोटे बेड़े को चलाना बहुत महंगा पड़ सकता है। इसके लिए अलग ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक सिस्टम बनाना होगा, जिससे खर्च बढ़ेगा। वायुसेना को Su-57 की उपलब्धता यानी सर्विसबिलिटी और स्पेयर पार्ट सपोर्ट को लेकर के भी चिंता है। भारत पहले से ही तेजस मार्क 1 अल्फा, तेजस मार्क 2 एमका, मिसाइल और ड्रोन जैसे कई बड़े रक्षा कार्यक्रमों में पैसा खर्च कर रहा है। ऐसे में Su-57 की खरीद बजट पर जो है प्रभाव डाल सकती है और अतिरिक्त दबाव भी डाल सकती है। आलोचकों का कहना है कि Su-57 पर खर्च होने वाला पैसा इंजीनियरिंग प्रतिभा और संसाधन के साथ साथ जो एमका को नुकसान है वो भी पहुंचा सकता है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियल इस पर कोई टिप्पणी नहीं करी है और अभी ये कह पाना जल्दबाजी होगी कि डील फाइनलाइज होनी भी है या नहीं। तेजस मार्क 1 अल्फा में लगाए जा रहे इजरायली इल्टा ALM-2052 एसा रेडार और ELL-8222WB जो कि स्कॉर्पियस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है, ये एक उन्नत सिस्टम है, लेकिन इन्हें भारतीय हथियारों और एवियोनिक्स के साथ पूरी तरीके से जोड़ने में कुछ सॉफ्टवेयर संबंधी दिक्कतें आ रही हैं। समस्या ये है कि रेडार और मिसाइलों के बीच सही डेटा का आदान प्रदान यानी हैंडशेक कराने के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव करने पड़े। खासकर अस्त्र मार्क 1 VBR मिसाइल जैसी भारतीय मिसाइलों के साथ काम कराने में अतिरिक्त टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग की जरूरत पड़ी। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट का शक्तिशाली जैमिंग सिस्टम रेडार के रिसीवर को प्रभावित ना करे, इसके लिए दोनों सिस्टमों का बहुत सटीक तरीके से सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है और यही काम किया जा रहा है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कुछ ही यहाँ पर औपचारिकताएं बाकी हैं, जिनके बाद से ये जो विमान है ये डिलीवरी के लिए तैयार हो जाएगा और जो दिक्कतें आई थी उनमें से काफ़ी दिक्कतों को रेक्टिफाई कर लिया गया है और ये एचएएल आश्वस्त है कि आने वाले निकट भविष्य में ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले ही वो उचित संख्या में जो तेजस मार्क 1 अल्फा है इसकी डिलीवरी शुरू कर देंगे। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के इंजन बे को भविष्य के 6th जनरेशन तकनीक के लिए तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट शुरू से ही इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि भविष्य में इसे 6th जनरेशन वेरिएबल साइकिल इंजन से अपग्रेड किया जा सके। इसका उद्देश्य विमान को 2040 के दशक में नई तकनीकों के अनुसार विकसित करना है। शुरुआत में एमका मार्क 1 में जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन लगता दिखाई पड़ेगा, जबकि मार्क 2 में भारत और फ्रांस की साझेदारी में जो 120 से 130 किलो न्यूटन वर्ग का इंजन विकसित होगा वो लगता नजर आएगा। इस इंजन को मॉड्यूलर कोर के अवधारणा पर बनाया जा रहा है। मॉड्यूलर कोर डिजाइन बेसिकली है ये कि इंजन का बाहरी ढांचा और विमान में उसकी फिटिंग लगभग समान रहेगी। भविष्य में केवल इंजन के अंदरूनी हिस्से जैसे कंप्रेसर हो गया, टर्बाइन हो गई, एयर फ्लो सिस्टम हो गया, वो बदले जा सकेंगे। इससे पूरा विमान दोबारा डिजाइन किए बिना नया इंजन लगाया जा सकेगा। और वेरिएबल साइकिल इंजन बेसिकली वो इंजन होते हैं जो मिशन के अनुसार अपना व्यवहार बदल सकते हैं, जैसे कि इसमें क्रूज मोड होता है जो कि ज़्यादा इंजन बचाने के लिए हाई बाईपास और ज़्यादा इंजन बचाने के काम आएगा। इसके अलावा कॉम्बैट मोड है जहाँ पर अधिक थ्रस्ट और सुपर क्रूज के लिए लो बाईपास मोड देखने को मिलेगा और एक ही इंजन में दो अलग अलग इंजनों जैसा जो व्यवहार है वो हमें देखने को मिलने वाला है। तो इसी को ध्यान में रखकर एमका की इंजन बे को डिज़ाइन किया जा रहा है। भारत के वित्त मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 70,000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट 75I पनडुब्बी परियोजना को मंजूरी दे दी है। अब इस परियोजना को अंतिम स्वीकृति कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS से मिलनी बाकी है। यहाँ पर भारतीय नौसेना के लिए 6 नई पीढ़ी की जो पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक स्टेल्थ पनडुब्बियां हैं वो बनाई जाएंगी। इसमें आधुनिक स्टेल्थ तकनीक, सेंसर फ्यूजन, उन्नत हथियार प्रणाली और बेहतर युद्धक क्षमताएं होंगी।
भारत की मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड और जर्मनी की टाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम मिलकर इन पनडुब्बियों का निर्माण भारत में ही करेंगी। परियोजना में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और अधिक स्वदेशीकरण यानी इंडिजनाइजेशन पर जोर होगा। पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंट propulsion तकनीक होगी, जिससे वो लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकेंगी। और यह परियोजना भारत के दूसरे बड़े पारंपरिक पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रमों के रूप में देखी जा रही है, जो स्कॉर्पियन यानी प्रोजेक्ट 75 के बाद आएगी। डिलीवरी टाइमलाइन की बात करें तो अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के 7 वर्ष के बाद पहली पनडुब्बी भारतीय नौसेना को मिलने की उम्मीद है, और उसके बाद हर साल एक नई पनडुब्बी की डिलीवरी की जा सकती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।